दोस्तों नमस्कार। हम आपके सामने जो आज वीडियो लेके आए हैं, मैं आपसे कहा कि 69th बीपीएससी में जो सवाल पूछा गया है मैं उसको आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसी सिलसिले में आज हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं कि एक अच्छा आंसर आप कैसे लिखते हैं, उसी सिलसिले में। तो ये देखिए, मैंने आपके सामने इन क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी चरण और चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए। इसी सिलसिले में हम आज मुझे ये क्वेश्चन करना था, सोचे लेकिन फिर कि चलो हिस्ट्री 2 दिन से लगातार हो रहा है तो कोई दूसरा सब्जेक्ट लिया जाए। तो आप जानते हैं कि पेपर 1 में जो बीपीएससी का पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 के सेक्शन 2 में जो सेक्शन 2 है उसमें आता है नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट से जुड़े हुए सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो मैं ये सवाल ले रहा हूँ 4 का ये। तो आप कहेंगे सर ये नेशनल इंटरनेशनल करंट का सवाल क्यों ले रहे हैं? करंट का सवाल तो अगले साल बदल जाएगा ना। लेकिन जो सवाल मैं आपके पास लेकर आया हूँ ये सवाल बदलने वाला नहीं है। क्यों नहीं बदलने वाला है, मैं उसका आपको रीज़न बता रहा हूँ, कारण बता रहा हूँ। लाइट कम है क्या? ओके यार। मैं रीज़न बता रहा हूँ और कारण बता रहा हूँ क्यों नहीं ये सवाल बदलने वाले हैं। क्योंकि ये सवाल आप देखिए, जो पहला सवाल है, लैंगिक रूढ़िवादिता, रूढ़िवाद धारणाओं से मुकाबला करने के लिए, ये मुझे ऐसे का बहुत अधिक लग रहा है। ये क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ऐसे में रिपीट हो जाए। जो ऐसे बीपीएससी में पूछा जाता है या अन्य किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी में भी ये ऐसे आ सकता है। मुझे ये ऐसे का क्वेश्चन थोड़ा अधिक लग रहा है। जब दोबारा रिपीट होगा तो हो सकता है 38 मार्क्स में भी रिपीट हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन कंटिन्यूस क्वेश्चन है, ये कभी भी रिपीट हो सकता है। तो इसको जो हम पढ़ाएंगे आप ऐसे के दृष्टिकोण से भी, और मेंस में अगर 38 मार्क्स में कभी पूछ लिया तो उसके दृष्टिकोण से भी। तो आइए हम इसमें बात करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आप क्वेश्चन को पहले तोड़ना सीखिए, सेक्शन वाइज तोड़ना सीखिए। जब तक आप क्वेश्चन को तोड़ना नहीं सीखेंगे तब तक आप उसकी भूमिका नहीं लिख पाएंगे। आप कंफ्यूज कर जाएंगे भूमिका में किसको लिखना चाहिए था, बॉडी में किसको लिखना चाहिए था, और निष्कर्ष में हमें क्या लिखना चाहिए था। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे तोड़ने का काम करते हैं। पहला क्या है कि लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं से, पहला सेगमेंट हो गया। आप कहेंगे मुकाबला करने के लिए, दूसरा सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा है, अगर इसी क्वेश्चन को चेंज करें तो यहाँ पे पितृसत्तात्मक सत्ता भी हो सकता था, कि पितृसत्तात्मक सत्ता से मुकाबला करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का उल्लेख कीजिए। हमने आपसे क्या कहा कि एक ही क्वेश्चन से डिफरेंट सेगमेंट का आप अगर क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपकी मेंस की तैयारी बहुत आसान हो जाती है। और मैं आपसे फिर बता दूं कि फर्जी मॉडल उत्तर से, मुखर्जी नगर के फर्जी मॉडल उत्तर से ये तैयारी नहीं होता है। ये तैयारी डिस्कशन और डिबेट से होता है। एक अच्छे टीचर के गाइडेंस में आपको रहना पड़ेगा। इसके लिए मैंने क्या कहा आपसे, यहाँ पे पितृसत्तात्मक समाज भी हो सकता था, रूढ़िवादी अवधारणा, तो कोई भी शब्द यहाँ पे हो सकता था। फिर यहाँ पे जो दिया है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का उल्लेख कीजिए, तो यहाँ पे ये भी तो होता था कि चिंता का आलोचना कीजिए, कि लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं से मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का आलोचना कीजिए, या रूढ़िबद्ध लैंगिक धारणाओं से मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रयासों का विवेचना कीजिए। यहाँ पे चिंता लिखा, वहाँ लिखता प्रयासों की विवेचना कीजिए। पितृसत्तात्मक समाज की अवधारणाओं से मुकाबला करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की चिंताओं पर प्रकाश डालिए या चिंताओं का उल्लेख कीजिए, या नहीं तो पितृसत्तात्मक समाज का मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रयासों का विश्लेषण कीजिए, उनके प्रयासों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आप समझ रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन कितने सेगमेंट में पूछा जा सकता है, और यही होता है। तो पहला हो गया, तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की, यहाँ पे तीसरा हो गया, और चिंता का उल्लेख कीजिए, ये हमारा चौथा सेगमेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मुकाबला करने के लिए हो सकता है, यहाँ पे मुकाबला की जगह लिखता समर्थन करने के लिए, कोई अन्य शब्द भी आ सकता था। यहाँ पे हम बता रहे हो सकता था यही लिखता कि लोकतंत्र में रूढ़िबद्ध धारणाओं का मुकाबला करने के लिए इलेक्शन कमीशन के चिंता की का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र में जिस तरीका से स्थानीय प्रशासन, आप जानते हैं कि लोकल गवर्नमेंट पे मैंने क्वेश्चन का डिस्कशन आपके सामने किया है, जिस तरीका से स्थानीय प्रशासन या स्थानीय शासन या स्थानीय सरकार, जो भी आपके लोकल गवर्नमेंट से क्वेश्चन बीपीएससी या यूपीएससी या अन्य स्टेट पीसीएस भी जो एग्जाम पूछता है, तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे देखिए इलेक्शन कमीशन मतलब लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं से मुकाबला करने के लिए, या भारतीय लोकतंत्र में लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं से मुकाबला करने के लिए इलेक्शन कमीशन के प्रयासों का विवेचना कीजिए। जो हम लोग सरपंच पति की बात करते हैं, मुखिया प्रधान पति की बात करते हैं, तो वो क्या है? लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा ही तो है। तो लैंगिक लोकतंत्र में लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं का मुकाबला करने के इलेक्शन कमीशन के प्रयासों का विवेचना कीजिए। समझ गए? तो ये ऐसे बनता है क्वेश्चन,
ऐसे होता है अलग अलग सेगमेंट क्वेश्चन का। तो समझ गए आप इसको, इसको तोड़ लिए और इससे मैंने आपसे क्वेश्चन बता दिया और उस पर आप प्रयास करके अपना क्वेश्चन का आंसर भी लिख सकते हैं। तो अब सवाल है इसमें भूमिका हमें क्या लिखना है, भूमिका क्या लिखना है और भूमिका में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो आइए अब हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, आइए उस पर हम बात करते हैं। ये आ गया हमारा, इसमें जो कहा जा रहा है क्या, मैंने कहा कि लैंगिक रूढ़िवाद धारणा, तो ये हमारा पहला हो गया। तो क्या हम यहां पे भूमिका लिख सकते हैं, भूमिका, भूमिका लैंगिक, ठीक है, रूढ़िबद्ध बद्ध धारणा, ये लिखा है। ठीक है, तो लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा ये भूमिका हो गया हमारा। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं भूमिका में, लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं से हमारा तात्पर्य है कि, या लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं से भारतीय समाज का तात्पर्य है कि। शुरू हो गया आपका क्वेश्चन। भारतीय समाज में या बिहार के समाज में या ऐतिहासिक समाज में, जो भी आप लिख सकते हैं, समाज में रूढ़िवादी या हमारे परंपरा में जो चीजें चली आ रही है, ठीक है, या लैंगिक स्तर पर या परंपरा से जो लैंगिक भेदभाव, जो भी शब्द आपको सूट करे, जरूरी नहीं कि जो शब्द अभी बोल रहे हैं एग्जाम के समय एग्जैक्ट वही याद आ जाए, सिनोनिम शब्द बहुत सारे होते हैं, कोई भी याद आ सकता है, से है। उदाहरण के लिए हमारी परंपरा में कई ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पर लैंगिक स्तर पर भेदभाव देखा गया है। उदाहरण आप किसी और का डाल दीजिए, जैसे पुरुषवादी समाज में या भारतीय समाज में महिलाओं के ऊपर पुरुषों को सर्वोच्चता प्राप्त है, तो ये क्या है, लैंगिक रूढ़िवादी धारणा हो गया। 8वें नंबर क्वेश्चन है, और इसी को अगर आप ऐसे पूछता है तो फिर आप डिफरेंट एग्जाम्पल दे दीजिए कि ऐसा अवधारणा है कि भारत के इतिहास में आप लेके चले आइए, तो इतिहास में कभी कोई महिला प्रशासक नहीं बनी। अगर सिर्फ एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं रजिया सुल्तान की, तो क्या रजिया सुल्तान के अलावा भारत में कोई प्रशासक बनी है क्या महिला? ऐसे बहुत सारे हैं यार, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अभी भी हमारे देखिए, चूंकि ये क्वेश्चन हम इसलिए अभी लेकर है कि जस्ट 2 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले, इन्होंने इसमें क्वेश्चन में क्या कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की चिंता, आप देखिए जो पिता का जो पैतृक संपत्ति होता है उसमें लड़कियों का अधिकार नहीं होता है। कुछ दिन पहले आप जान रहे हैं कि आर्टिकल 37 को 497 377 को सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय किया है कि नहीं, ये सही नहीं, ये भेदभाव करता है। कुछ दिन पहले देखिए कि स्टाफ सिलेक्शन, जो सेना में हमारा कमांडिंग ऑफिसर होता है, तो लड़ाकू फाइटर विमान उड़ाने के लिए महिलाओं का अधिकार नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं का अधिकार दिलाया। तो ये क्या था, लैंगिक भेदभाव था ना कि नहीं था? आज भी जो महिलाएं घर में काम करती है, जो महिलाएं, एक क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा था कि घर की देखभाल और संभाल, इस तरीक़ा से, तो आज भी जो महिलाएं घर में काम करती, क्या उसको इकोनॉमी में या जीडीपी में जोड़ा जाता है? क्या उसके लिए उसको कोई वेतन मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना। आज भी महिलाओं के काम को कम दर्जे का आंका जाता है। तो ये क्या है, लैंगिक भेदभाव है ना। जब आप ऐसा इसको लिखेंगे तो ऐसा में क्या लिखेंगे कि आज भी, मतलब एक छोटा सा जिसको हम लोग कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर, कि आज भी पति बाहर से काम करके आता है तो महिलाओं घर में पूछते हैं कि तुम सुबह से कर क्या रही थी, अभी तक खाना नहीं बना है, सुबह से कर क्या रही थी। जो प्रोफेसर आपकी कॉपी चेक करेंगे वो भी कहेंगे यार या तो अभी तो बात सही है। कभी कभी हम भी आके पूछ देते, कहते कि अभी तक खाना नहीं बना है, क्यों नहीं बना है, समझ रहे हैं। और जो महिलाएं जॉब करती हैं, ऑफिस से आती हैं, उनको ऑफिस से आने के बाद भी अपने घर की कितनी सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, आप जानते हैं। तो क्या करेंगे आप, तो लैंगिक रूढ़िवाद अवधारणा समझ। अब उसमें कह रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे आपसे आलोचना नहीं पूछा गया, सिर्फ पूछा गया है उल्लेख कीजिए। उल्लेख करने का मतलब क्या होता है कि आप जो इन्होंने चिंता, सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जताया है उसको लिख दीजिए, उसको बता दीजिए। तो आपका बॉडी का पॉइंट हो जाएगा क्या, बॉडी जिसको हम लोग कहते हैं शरीर में क्या पॉइंट आ जाएगा। अभी हम 2 निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय का लेटेस्ट 2 निर्णय हम आपको बता रहे हैं। एक हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड का कोई रोड एक्सीडेंट का एक मामला सुप्रीम कोर्ट आया था, ठीक है, ये कुछ दिन पहले घटना है। रोड एक्सीडेंट में एक महिला की मौत हो जाती है, 4 व्हीलर से 4 चक्का से रोड एक्सीडेंट में एक महिला की मौत हो जाती है। और वो महिला गृहिणी थी, जिसको कहते हैं घर में काम काज करते, गृहिणी थी। तो गाड़ी का बीमा नहीं था, तो जो मौत होती है
तो जो उत्तराखंड, शायद उत्तराखंड का ही मामला है, तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया इस महिला को कि कार मालिक, जो गाड़ी मालिक है, वो मुआवजा देगा। तो मुआवजा की जो रकम थी वो काफ़ी कम थी, इसलिए बोला गया कि जो ये महिला है इसको सामान्य, जो किसी कामकाजी महिला को जितना मुआवजा, चूँकि देखिए अगर ये महिला काम कर रही थी अपने घर में, तो अपने घर के लिए उत्पादन कर रही थी, अर्निंग कर रही थी, अगर घर के ही काम कर रही थी तो आखिर वो अर्निंग है ना। तो बोला कि ये कोई नौकरी नहीं, पिता नहीं कर रही थी, ये कहीं कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब नहीं कर रही थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट का ये दलील, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वकील का ये दलील मान लिया, इसीलिए इसको उतना मुआवजा, उस आधार पर मुआवजा इनको नहीं दिया जाए। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया कि इनको मुआवजा इतना ही मिलना चाहिए। ये महिला के जो परिजन थे वो सर्वोच्च न्यायालय में इस चीज़ को दाखिल किया, और सर्वोच्च न्यायालय ने ये फिर फैसला सुनाया कि नहीं, ये मुआवजा की जो राशि है ये बहुत कम है, इस आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और इसकी मुआवजा को, राशि को फिर तत्काल बढ़ा दिया, और एग्जैक्ट मुझे राशि याद नहीं है, वो लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो कि राशि को बढ़ा दिया कि नहीं, इस आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि कोई पुरुष अगर मजदूरी का ही काम कर रहा है और महिला गृहिणी की काम कर रही है तो उसके काम को कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको कम मिलेगा। तो इनका जो एक पुरुष के समान, जो एक पुरुष मजदूरी करके जो मजदूरी रेट तय होता है, उसके आधार पर इनको मुआवजा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने और स्पष्ट कहा कि लैंगिक आधार पर इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए था। तो ये क्या है, एक हमारे रूढ़िवादी धारणा थी जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैंगिक रूढ़िवादी धारणा कि न महिला को काम को सम्मान नहीं मिलता है, समझ रहे हैं। और इसमें आप जिक्र भी कर सकते हैं, भारत के संविधान का आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है समान काम के लिए समान वेतन, उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। लेकिन हमारे समाज में बेसिकली ये काम सिर्फ सरकारी सेक्टर में होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत कम इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। आपके किसी भी जो पुरुष CEO होता है, ये जो मैनेजर होता है, उसकी सैलरी कितनी अधिक होती है, महिला CEO की प्राइवेट कंपनी में इतनी अधिक सैलरी नहीं होती है। और गांव घर में जो लेबर का होता है, लेबर का चार्ज, एक पुरुष, देखिए पुरुष जो है कम से कम 600-700 रुपया लेता है एक दिन का लेबर का चार्ज, महिलाओं को रुपया नहीं मिलता है। तो ये तो पहला केस हो गया। इसके बाद हम आपके पास बॉडी का दूसरा केस है, वो उसका उदाहरण हम दे रहे हैं। जब चूंकि अब आपसे अगर सवाल ये पूछेगा ऐसे में, तो आप ये कंटेंट यहाँ पे डालेंगे। दूसरा क्या है कि सेना का, जो हमारे भारतीय सेना है, सेना का मेडिकल होता है, उसका अपना जो मेडिकल मतलब क्या, उसका अपना अस्पताल, उसका अपना हॉस्पिटल, जहाँ पे सेना के कर्मचारी जाते हैं इलाज कराने के लिए, आप जानते हैं उनका इलाज वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ होती है ना, आप जानते हैं किसी भी हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ होता है, तो अधिकांश नर्स महिलाएं नियुक्त होती है, कंपाउंडर पुरुष भी होते हैं। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए ये भेदभाव था एक चीज़, ये भी सुप्रीम कोर्ट का अभी जस्ट फैसला आया है हाल फिलहाल में, 2-4 दिन पहले। आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े मुझे नहीं पता, लेकिन हम पढ़े हैं तो आपको बता रहे हैं। इसमें जो था एक नियम कि अगर जो लड़की कोई नर्स की काम कर रही थी, नर्स की, अगर वो शादी करती है तो शादी के बाद उनको नौकरी से हटा दिया जाता है। शादी से उसको नौकरी के बाद, मतलब शादी अगर कर ली, जैसे होता है ना कि समानता, एक कुमारी थी सेना में नर्सिंग का जॉब की, ये शादी कर ली, इसको फिर नौकरी से बाहर कर दिया गया था, ये हटा दिया गया था। ये महिला पहुंची सुप्रीम कोर्ट, जबकि पुरुष के लिए ये बैंडिंग नहीं था। पुरुष अगर शादी किया तो वो कंपाउंडर रह सकता है, लेकिन महिला के लिए ये बैंडिंग हो गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया और भारत सरकार को शायद 60 लाख, मुझे अगर एग्जैक्ट फिगर ध्यान, 60 लाख शायद, कहा कि आप 4 सप्ताह के अंदर दीजिए। ये राशि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ऐसे हम आपको बता दिए, मुआवजा के तौर पर उनको दिया गया। तो ये कहा कि ये भेदभाव है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलना चाहिए था। तो ये हो गया। ये तो 2 लेटेस्ट फैसला जो हम हुआ कि बताए कि पुरुष के लिए बाध्यता नहीं था कि आप शादी करते हैं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन महिला के लिए बाध्यता थी। और फिर आप जानते हैं पैतृक संपत्ति में लड़कियों का अधिकार नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये एस्टेब्लिश किया गया। तो कई सारे अधिकार ऐसे हैं जिनको लेके सर्वोच्च न्यायालय ने अपना चिंता जताया और लगातार चिंता जताते रहता है। तो यही आपके लिए यहाँ पे था बॉडी का। अब कहें निष्कर्ष इसका क्या लिखे, तो हम आपसे निष्कर्ष भी शेयर करते कि इसमें निष्कर्ष क्या लिखना था। तो देखिए यहाँ पे निष्कर्ष में आपको वे फॉरवर्ड, जिसे हम कहते हैं सुझाव, यहाँ पे आपको सुझाव देना था। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन सुझाव वाला है। ये समस्या हमारे समाज में लगातार बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, उसको धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप निष्कर्ष ये लिखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के चिंता के अतिरिक्त या के साथ साथ, सर्वोच्च न्यायालय की चिंता के साथ साथ हमारे संविधान के या जो हमारे संवैधानिक अन्य एजेंसियां हैं और जो हमारा समाज है, सबको मिल पे इस विचार पे या इस विमर्श पे विचार करना चाहिए था कि कब तक लैंगिक रूढ़िवादी धारणाओं का
का पालन समाज में किया जाएगा और सभी पक्षों को इस निर्णय पर पहुंचना चाहिए था, मतलब आपका सकारात्मक, कि जल्द से जल्द जागरूकता के माध्यम से इसे खत्म किया जाए। ये सकारात्मक, आपका भाषा शैली दूसरा भी हो सकता है, आपका शब्द दूसरा भी हो सकता है, लेकिन मेंशन यही होना चाहिए था कि सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं, ये हमारे संवैधानिक संस्थाओं, भारत सरकार, राज्य सरकार, जो लोकल गवर्नमेंट है, जो अन्य एजेंसियां हैं, जैसे वेतन उतन कौन देखता, अलग तरह के आयोग, अलग अलग आयोग बनाए हुए हैं, तो अन्य सभी, और हमारा जो समाज है, ये लैंगिक रूढ़िवाद धारणा का है हमारे समाज में, समाज इस चीज़ को लेकर चल रहा है, तो ये सभी की ये जिम्मेदारी है कि समाज से इसको खत्म किया जाए। ठीक है, तो ये आप लास्ट में अपना निष्कर्ष देंगे ताकि एग्जामिनर को लेकर, आप पॉजिटिव साइंस का आदमी हैं और एक पॉजिटिव निष्कर्ष आपका जाएगा कि सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय यहाँ दिया है तो उससे क्या, उससे नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। और जब आप इसी को ऐसे में तब्दील करेंगे तो फिर ऐसे में आप अपना लिख देंगे कि एज ए अधिकारी हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लैंगिक रूढ़िवादिता को कम करें। जैसे आप अगर बीपीएससी का क्वालिफाई कर रहे हैं या यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं, एज एन एसडीएम अधिकारी आप लगेंगे या एज ए डीएम लगेंगे, तो किसका बैठक लेंगे? प्रधान का तो बैठक आप ही लेंगे ना, मुखिया का बैठक आप लेते हैं गांव में, पंचायत समिति का बैठक लेते हैं, तो आप सुनिश्चित करेंगे ना कि पंचायत समिति और प्रधान के बैठक में प्रधान पति ना है, प्रधान को आना चाहिए था। सरपंच के बैठक में सरपंच का पति ना आए, सरपंच महिला है तो वो आए, तो ये आप सुनिश्चित करेंगे ना। तो ये ऐसा का लाइन है, ये जीएस का लाइन नहीं है। ऐसे ही आपको थोड़ा सा डिफर करना पड़ता है, थोड़ा चेंज करना पड़ता है कंटेंट का स्तर पे, किस कंटेंट को हम एसए में डालें और किस कंटेंट को हम जीएस में डालें। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे और इस क्वेश्चन को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर लिया कीजिए। किसी मेंस टेस्ट सीरीज आंसर लिखने में आपको अगर दिक्कत हो तो आप संपर्क कीजिए। और हम फिर से कह रहे हैं कि मुखर्जी नगर के फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहें, या किसी भी कोचिंग के फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहें। मानना है हमारी बात मानिए, नहीं मानना हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। ठीक, हम नेक्स्ट सेशन में, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो अगला आएगा, उसमें हम इसी में से किसी एक क्वेश्चन को लेंगे। ठीक, अब देखिए ये भारतीय नागरिक संहिता 2023 जो सीआरपीसी आईपीसी को संशोधन करके लाया गया, उस पर भी सवाल पूछ लिया है। ठीक, तो बीपीएससी अब वो बीपीएससी नहीं रहा कि रट के हम पास करेंगे, काफ़ी चेंजिंग किया है। तो फिर से हम कहेंगे, अगर किसी भी मेंस एग्जाम में आपको बीपीएससी यूपीएससी अदर स्टेट पीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और आंसर राइटिंग के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।